ये लाई गई है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब जो आए हैं, आपको मालूम है पिछले कुछ दिनों से ये अभियान हमारा चल रहा है, जिसके तहत प्रशांत किशोर जी भी काफ़ी जगहों पे घूम घूम कर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो उन्होंने जैसा कुछ अन्य जगहों पे आपसे कहा है, 11 मई से हम एक अभियान शुरू करने वाले हैं, जिसको हस्ताक्षर अभियान कह रहे हैं। इस हस्ताक्षर अभियान में कल्याण बिगहा, जो कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का क्षेत्र है, उनका अपना गांव है, वहां से प्रशांत किशोर जी इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान में लोगों के पास जाकर हम उनको ये फॉर्म दिखाएंगे। ये फॉर्म सब लोग दिखा दें। तो ये जो सवाल है जिस पर हम लोगों के हस्ताक्षर लेने वाले हैं, ये सवाल कहाँ से शुरू हुए। आप सब जानते हैं कि बिहार में बहुत धूमधाम से जातिगत गणना करवाई गई और उसमें 500 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च किए गए। इसका जो रिजल्ट आया वो विधानसभा के पटल पर 6 नवंबर 2023 को रखा गया था। 23 नवंबर 2023 को नीतीश बाबू ने विधानसभा में जो घोषणाएं की थी, उनमें से एक था कि 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। उस समय से 2 बजट निकल गए हैं। दोनों बजटों में कहीं भी इस मद के अंदर जो पैसे लोगों को दिए जाने वाले थे, उसका कोई जिक्र नहीं है। हम और प्रशांत किशोर जी कल्याण बिगहा में जाकर लोगों से पूछेंगे, ये पहला सवाल है, आप में से कितने लोगों को 2 लाख रुपए मिले हैं। अगर उनके अपने घर में, उनके अपने गांव में लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में पता नहीं है, तो आप बिहार के बाकी लोगों के बारे में सोच सकते हैं कि उनकी क्या हालत है। तो पहला सवाल यही है जिस पर हम लोगों को कहेंगे कि क्या आपको ये 2 लाख रुपए मिले। दूसरा, इसी घोषणा के दौरान नीतीश जी ने ये भी घोषणा की थी कि लगभग 40 लाख ऐसे लोगों को जिनके पास घर नहीं है, उनको घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। हम लोगों से इस हस्ताक्षर अभियान में ये भी पूछेंगे कि क्या उनको ये 1,20,000 रुपए किसी को मिला घर बनाने के लिए। जो दूसरा सवाल है वो ये कि 2006 में नीतीश जी ने ये घोषणा की थी कि दलितों और बाकी भूमिहीनों को घर बनाने के लिए 3 डेसिमल जमीन दिया जाएगा। जो अभी तक के आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से 2,34,000 लोगों को ही इस जमीन के बारे में कागज पत्र दिए गए हैं। और जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 1,20,000 लोग, इनमें से 2,34,000 में से 1,20,000 लोग वैसे हैं जिनको अभी तक उस 3 डेसिबल जमीन का पोजीशन नहीं मिला है। तो नीतीश बाबू से ये पूछेंगे कि 19 साल में, 2006 से आज तक 19 साल में उनका ये वादा
क्यों इतनी धीमी गति से जा रहा है। और लोगों से पूछेंगे कल्याण विघा में भी और उसके बाद पूरे बिहार में कि आप में से कितने लोगों को ये 3 डेसिमल ज़मीन मिली और इस 19 सालों में क्या आपका घर बना। जो तीसरा सवाल हम लोगों से पूछने वाले हैं वो भूमि सर्वेक्षण को लेकर है। आप सबको मालूम है भूमि सर्वेक्षण से हमारे यहाँ क्या क्या मुश्किलें सामने आई हैं। जहाँ दूसरे राज्यों में 60%, 70% भूमि का डिजिटाइजेशन हो गया है, बिहार में वो केवल 20% है। ये तो पहली बात है। उसके अलावा भूमि के इस सर्वे में लोगों को जितनी परेशानी हो रही है उसके बारे में आप सब ने पहले भी रिपोर्ट किया है। आप अपने ज़मीन की दाखिल खारिज करवाने जाएं तो कभी 10,000, 20,000, 50,000 रुपए तक पैसे दिए बिना आपका काम नहीं होता। आप सोचिए, जनता जो कि भूमि सर्वेक्षण करवाना चाहती है और अपना रिकॉर्ड सही करवाना चाहती है, उसको उसके न्याय के हिसाब से जो मिलना चाहिए उसके लिए भी उसको इतने ज़्यादा घूस देने की ज़रूरत पड़ रही है। तीसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि इस कार्यक्रम के दौरान घरों में जिस तरह के झगड़े शुरू हो गए हैं, भाई भाई में, बहन भाई में, चाचा भतीजा में, परिवार के अन्य लोगों में, उसके कारण खून खराबा तक होने लगा है। आज अगर देखा जाए तो बिहार में जितने दंगे फसाद जुर्म हो रहे हैं उसमें सबसे पहला कारण ये फैमिली डिस्प्यूट है, पारिवारिक कलह है, जो कि भूमि सर्वेक्षण को लेकर शुरू हुआ है। तो हम इसके बारे में भी जनता से कहेंगे कि आप इस पर हमारा साथ दें। ये क्यों किया जा रहा है? उसका कारण ये है कि अगले 2 महीने में 11 मई से 11 जुलाई तक 2 महीने में हम बिहार से 1 करोड़ लोगों का सिग्नेचर, हस्ताक्षर जमा करेंगे। 11 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी को इस ज्ञापन की एक प्रतिलिपि दी जाएगी और एक प्रतिलिपि माननीय राज्यपाल जी को भी दी जाएगी। इसके बाद भी अगर कोई एक्शन नहीं हुआ तो आने वाले विधानसभा सत्र में, जो कि इस सरकार का आखिरी सत्र होगा और हमारा मॉनसून सत्र होगा, उसमें हम जन स्वराज पार्टी की तरफ से विधानसभा का घेराव करेंगे। बेसिकली इन आगे आने वाले कुछ महीनों में हमारी जन स्वराज पार्टी के ये कार्यक्रम हैं। इसके बाद मैं आपको प्रश्नोत्तरी के लिए समय देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ जो लोग हैं इस मंच पर, मेरे दाहिनी तरफ बहुत सीनियर पॉलिटिशियन एंड एक्स MLC रामबली चंद्रवंशी जी हैं, सीनियर नेता हमारी पार्टी के महासचिव सरवर अली साहब हैं, बहुत सीनियर नेता जितेंद्र मिश्रा जी हैं, हमारे बाईं तरफ पूर्व MLA किशोर कुमार जी हैं, उनके बगल में नरेंद्र कुमार मंडल जी हैं और मेरे साथ गौरव जी भी यहाँ हैं। विवेक जी, आप हम में से किसी से भी सवाल कर सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। धन्यवाद। नीतीश कुमार को गांव क्यों चुना गया और दूसरा जगह से यह साक्षर अभियान क्यों नहीं चलाया जा रहा है? ये जातिगत गणना जब हुई तब किसकी सरकार थी? जब ये घोषणा हुई किसकी सरकार थी? घोषणा जिसने विधानसभा में की, किसने की? जो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनके यहाँ से इस बात शुरू होगी। ये तो शुरुआत होगी।
हमने जैसा कहा 11 मई से 11 जुलाई तक 2 महीने पूरे बिहार में ये हस्ताक्षर अभियान चलेगा। स्वराज शिक्षा पे ज़्यादा जोर देता है, आपकी प्रश्नोत्तरी में शिक्षा का एक मुद्दा नहीं है। शिक्षा का मुद्दा और बाकी जन स्वराज के जो वादे हैं वो अगर आप देखें तो इस प्रश्नोत्तरी के साथ भी लगे हुए हैं, जिसमें एक प्रमुख मुद्दा है कि हर बच्चे को चाहे जो चाहे गांव में हो, चाहे झुग्गी झोपड़ी में हो, चाहे दलितों का हो, अति पिछड़े का बच्चा हो, कोई भी, और हर बच्चे को अच्छी उच्च शिक्षा, उच्च स्तरीय शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। ये हमारे वादों में से एक है। इसके साथ अन्य वादे भी हैं जिसमें युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था, वृद्धों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था, स्त्रियों के लिए कम ब्याज पर बैंकों से रोजगार शुरू करने के लिए ऋण की व्यवस्था, और किसानों के लिए मुफ्त मजदूरों की व्यवस्था। इन 5 वादों के बारे में ऑलरेडी कहा हुआ है। सर, मेरा सवाल आपसे है कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी 2.5 अंकों में नहीं जाएगी, तो क्या उसी रणनीति के तहत आप लोगों का ये कार्यक्रम है क्या? ये रणनीति किसी को कितना वोट मिलेगा उसके लिए नहीं है, ये बिहार की जनता के लिए है। उनको ये बताने के लिए है कि उनके सामने उनके लिए जो वादे किए जाते रहे हैं वो कितने खोखले रहे हैं। ये हमारा मेन मुद्दा है। बिहार की जनता को उनके शासकों की रियलिटी बताना, उनके आगे आने वाले भविष्य के लिए सावधान करना कि जिन पर उन्होंने पिछले 40 सालों से भरोसा किया उनका भरोसा कैसे टूटा, ये दिखाना और ये आगाह करना कि आगे आने वाले चुनाव में फिर से धोखा नहीं खाएं। ये सारा कुछ बताने के लिए ये हस्ताक्षर अभियान है। इसमें अगर किसी पार्टी को वोट कम आते हैं या 0 हो जाता है, ये हमारे अपने रास्ते का बाय प्रोडक्ट ही माना जाएगा। सर से सवाल है तो नीतीश कुमार के गांव को आप लोगों ने चुना है, बेहद चैलेंजिंग है। नीतीश कुमार को इतने सालों से वो जिताते आए हैं, लग रहा है कि लोग हस्ताक्षर करेंगे। देखिए, सवाल ये है कि बिहार में सबसे अधिक विकास का मॉडल वाला ज़िला कोई है तो वो है नालंदा। सबसे अधिक सड़कें बनी है, सबसे अधिक विकास हुए हैं। और नीतीश जी का पंचायत और नीतीश जी का बराह पंचायत जो है, बराह का जो गांव जो कल्याण बिघा है, तो कल्याण बिघा से शुरू करने का मतलब ये हुआ कि वहाँ के लोगों को कितने जो 94 लाख परिवार की बात की गई थी। अध्यक्ष जी ने आपको विस्तार से बताया कि जाति जनगणना का पीछे राज क्या था कि जो आंकड़े आएंगे उसके मुताबिक हम चलेंगे। तो उस आंकड़े के मुताबिक 2 घोषणाएं विधानसभा में किया इन्होंने। उस समय मैं भी था, तो उस समय उन्होंने क्या कहा था कि बिहार में जो किताब में आंकड़े आए हैं कि 94 लाख परिवार जो है गरीबी रेखा से नीचे है, तो उन सब परिवारों के लिए कम से कम 2 लाख रुपया देने की बात थी। तो कल्याण बिघा में हम लोग एक एक व्यक्ति से एक एक घर में पूछेंगे कि क्या 2 लाख रुपया किसी को मिला। गरीबी रेखा से जीने वाले तो कल्याण बिघा में सैकड़ों नहीं, करीब करीब 400-500 लोग होंगे। तो उस 400-500 लोगों में से अगर कल्याण बिघा में किसी को नहीं मिला तो इसका मतलब बिहार में किसी को नहीं मिला। तो यह कितनी थोथी कल्पना थी, इनका दलील साबित हुआ। सब जवाब दिखाया विधानसभा में। दूसरी बात थी, उन्होंने कहा था ज़मीन देने की बात, उन्होंने कही थी 3 डिसमिल, वह भी नहीं मिला। और जो घूसखोरी की बात है, आप लोग हम लोग तो बार बार चिल्ला रहे हैं कि यह बिहार जो है अफसरशाही और ये घूसखोरी में लिप्त है।
लेकिन नीतीश कुमार जी को समझ में नहीं आता है। लेकिन उस कल्याण बिगहा के लोगों से जब हम लोग पूछेंगे कि आपको दाखिल खारिज कराने में या कोई प्रमाण पत्र बनाने में आपको घूस लगा है कि नहीं, अगर वो लोग बताते हैं कि हमको घूस देना पड़ा है, तब तो बिहार के लोगों को एहसास होगा कि जब कल्याण बिगहा के लोग घूस दे सकते हैं, कल्याण बिगहा के एक भी आदमी को 2 लाख पैसा नहीं मिला, तो इसका मतलब प्रमाणित हो जाता है कि नीतीश कुमार जी की ये वादा झूठी है। इसलिए हम लोगों ने कल्याण बिगहा को चुना है। समाजवाद को टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब कि प्रशांत किशोर जी के बारे में जो चर्चा चल रही है कि वहीं से विधानसभा लड़ेंगे, तो क्या ये सच्चाई है? अब उसी की तैयारी कर रहे हैं। 2025 के लिए नीतीश कुमार जी को टारगेट हम लोग नहीं कर रहे हैं। अभी तक लगभग 19 वर्षों से नीतीश कुमार जी सत्ता के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं। तो यह समीक्षा हम लोग कर रहे हैं कि अभी 19 वर्षों के बाद विकास की जो अपने पीठ अपने थपथपाते हैं, तो इसकी वास्तविकता क्या है, यह दिखाना चाह रहे हैं नीतीश कुमार। 2025 के फैक्टर नीतीश कुमार नहीं है, ये हम लोग पहले ही क्लियर कर चुके हैं। मेरा एक सवाल मुन्ना जी से है। पहले प्रशांत किशोर की नजर नालंदा पे थी और उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि 18 तारीख को बड़ा कार्यक्रम, बड़ा अभियान नालंदा से ही शुरू होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों मिल करके नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं? नहीं, हर बातचीत तो नहीं हुई है ना? हर दल को अपना कार्यक्रम चलाने का अधिकार है। अब कौन ठीक है, प्रशांत किशोर जी यदि छात्र आंदोलन में आगे गए तो पीछे से बहुत सारे लोग आए। यदि प्रशांत किशोर जी 2 साल पहले शराब खोलने की बात की तो तेजस्वी यादव जी को 2 साल के बाद ज्ञान हुआ। प्रशांत किशोर जी जो भी बात बोलते हैं वो स्पष्टता से और नीतिगत तरीके से बोलते हैं। ऐसा नहीं कि उजूर फजूर बोल रहे हैं। आज यदि वो नालंदा के कल्याण बिगहा से बोले हैं तो इस अभियान का नाम ही है बदलाव का हस्ताक्षर। ये सिर्फ हस्ताक्षर अभियान नहीं है। जो हस्ताक्षर है 1 करोड़ लोगों का, वो बदलाव के लिए है। और बदलाव क्या है? क्योंकि जिस गांव में वो जा रहे हैं, जहां नीतीश कुमार जी का घर है, उस गांव में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति और अति पिछड़े जाति की संख्या है। और समाज में आज भी वो सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग माना जाता है। तो प्रशांत किशोर जी घर घर जाएंगे और अनुसूचित जाति और अति पिछड़ी जाति के लोगों से पूछेंगे कि क्या सरकार ने जो घोषणा की, जिसके बल पर नीतीश जी 20 साल से शासन कर रहे हैं और विधानसभा में ऑफ द रिकॉर्ड नहीं ऑन द रिकॉर्ड कहा है 2006 में कि हर गरीब परिवार को 50 लाख चिन्हित है, उसको 2 लाख, उसको 3 डिसमिल मिला है कि नहीं, ये तो पूछने की बात है। फिर जातीय जनगणना जो 24 नवंबर को नीतीश कुमार जी का कैबिनेट ने कहा है कि जो गरीब परिवार है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जाति, उसके अलावा अन्य भी ओबीसी भी है, उसकी संख्या 94 लाख है। क्या कल्याण बिगहा में वैसे परिवार में से किसी एक को भी 2 लाख रुपया मिला है? फिर उन्होंने कहा है कि सर्वे के नाम पर जमीन का जो इतिहास होता है, जमीन का जो रिकॉर्ड होता है, उसको दुरुस्त करने के लिए जमीन का जो बंटवारा होता है, जो दाखिल खारिज होता है, उसमें क्या कल्याण बिगहा के लोगों को भी पैसा देकर, रिश्वत देकर रसीद कटवाना पड़ रहा है, सर्वे करवाना पड़ रहा है? इसके लिए वो जा रहे हैं क्योंकि उस गांव में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति और अति पिछड़ी जाति का लोग है। इसलिए उन्होंने चुना है कि मुख्यमंत्री का गांव है और मुख्यमंत्री जिसके बल पे लगातार 20 साल से सत्ता में हैं, तो क्या कल्याण बिगहा के लोग इससे मुक्त हैं या नहीं है? इसीलिए वो जा रहे हैं। और रह गई, आपने कहा कि वो हरनौत से चुनाव लड़ेंगे। जब वो सवाल करते हैं राघोपुर के लोगों के लिए तो लोग कहता है कि वहाँ तेजस्वी के खिलाफ लड़ेंगे। जब वो आज हरनौत जा रहे हैं तो कह रहे हैं आप हरनौत से कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि समाज में जो दबे कुचले लोग हैं उसको कैसे आगे लागे, उसके लिए कोशिश जनसुराज लगातार कर रही है। और एक व्यक्ति बगैर सुरक्षा का ये हिम्मत कर रहा है, 46 साल का नौजवान बगैर कोई पुलिस लिए हुए निर्भीकता के साथ वो उस गांव में जा रहा है, वहाँ के लोगों से अपनी बात कह रहा है, उनकी बात सुन के उनको हस्ताक्षर यदि करवा रहा है तो भारतीय इतिहास में ऐसा बहुत कम उदाहरण आपको मिलेगा। और बिहार में तो ऐसा था ही। प्रशांत किशोर जी ने ये हिम्मत की है।
आप जाइए, नीतीश कुमार जी 14 तारीख को जाएंगे उस गांव में, जाने वाले हैं, आपको भी मालूम है। तो नीतीश कुमार अपना गांव है, वो बगैर सुरक्षा के जा सकते हैं क्या? वो जाएंगे तो 2000 सिर्फ पुलिस सुरक्षा में लगी रहती है। तेजस्वी यादव जी जाते हैं वहां राघोपुर, वहां 500 पैरामिलिट्री से लेकर बीएमपी से लेकर सारा लोग लगा रहता है। प्रशांत किशोर जी तो अकेले जाते हैं, उनके पार्टी के लोग, रामबली जी, मनोज भारती, सब लोग। हम बगैर सुरक्षा का हम लोग चाहते हैं कि ऐसा जनसुराज शासन आवे जिसमें किसी को सुरक्षा लेने की आवश्यकता नहीं पड़े, ये परिकल्पना है। तो प्रशांत किशोर जी इस काम को कर रहे हैं, बड़ी चुनौती के साथ कर रहे हैं। काम कठिन है लेकिन इस काम को कर रहे हैं। और अभी तो नीतीश कुमार का मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत अभी तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा था, लेकिन अभी एक सप्ताह पहले जो एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है और जो टेंडर घोटाला हुआ है, अब नीतीश जी के दामन पर एक बड़ा ये भी दाग लगा है कि बगैर रिश्वत का, लोग पहले बोलते थे नीतीश का अफसर भ्रष्ट थे, उनके इंजीनियर भ्रष्ट थे, उनके लीडर भ्रष्ट थे, लेकिन अब जो है, जो वो अखबार में या अन्य स्रोत से या ईडी के द्वारा जो जांच हुआ है उसमें स्पष्ट आया है कि भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है और नीतीश कुमार का दामन अब साफ नहीं है। इसीलिए 3 सवाल, और आपने कहा भी अध्यक्ष जी से कि शिक्षा का सवाल आपने बताया है कि यदि जनसुराज आएगा तो ये 5 काम होना है। उनका प्रायोरिटी है कि जो 15 साल तक का बच्चा है उसको कैसे विश्व स्तर का शिक्षा दिया जाए, जो नीतीश कुमार भीख का 400 रुपये का पेंशन देता है कैसे उसको 2000 रुपया किया जाए, जो नरेगा के द्वारा मजदूर को, नरेगा एक बड़ा भ्रष्टाचार है, कैसे उसको खेती से जोड़ा जाए, कैसे महिलाओं को सस्ते ऋण पर 4% दर पर ऋण मिले, उससे जो जनसुराज, जो पार्टी और जो प्रशांत किशोर ने जो कहा है उससे कहीं एक कदम पीछे जाने का सवाल नहीं है। लेकिन हम 11 तारीख से यह अभियान शुरू कर रहे हैं। कल्याण बिघा से और पूरे पार्टी का टॉप लीडर प्रशांत किशोर जी के साथ प्रदेश अध्यक्ष, आप जितने लोग देख रहे हैं सब लोग रहेंगे। लेकिन उसके अलावा 11 तारीख को हर जिले में यह अभियान शुरू होगा। 2 महीने तक अध्यक्ष जी ने बताया है कि 2 महीने के बाद यह हस्ताक्षर अभियान जो आप देख रहे हैं, बदलाव का हस्ताक्षर, ये काट के हम लोग जो 3 चीज है, ये लालू, नीतीश और मोदी के विश्वासघात और भ्रष्ट सरकार के खिलाफ जन अभियान, ये फाड़ के हम लोग उनको दे देंगे जिनसे हस्ताक्षर करवाएंगे। और हस्ताक्षर का जो ऊपर में है वो हम लोग रखेंगे। जब हम लोग राज्यपाल को ये सौंपने के लिए जाएंगे तो ये नहीं सौंपेंगे, हम उनको ज्ञापन देंगे जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको बताया है। हम जब मानसून सत्र होगा तो 1 करोड़ जो हस्ताक्षर है 1000 लोग कंधे पर लेकर जाएंगे, विधानसभा उसमें चलेगा। सरकार से कहेंगे कि आपने जो 20 साल तक वादा किया वो झूठा वादा है, यदि मेरा झूठा वादा है तो हम ये दे रहे हैं, आप इसकी जांच करवा लीजिए, जांच में यदि असत्य पावे तो आप मेरे ऊपर मुकदमा कीजिए, नहीं तो अब सत्ता में रहने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आपको अब सत्ता को स्वयं परित्याग कर देना चाहिए। मनोज जी, एक सवाल रहेगा, डबल इंजन की सरकार है, आप एक ही इंजन पे प्रहार कर रहे हैं, दूसरा इंजन को छोड़ दे रहे हैं। यहाँ जो भी सरकार है वो आप डबल इंजन संज्ञा दे दें, इसको विशेषण मान लें, लेकिन बात तो एक ही है। जो सरकार जनता के खिलाफ वादा खिलाफी करती है उसके लिए तो दोनों ही इक्वली जिम्मेवार हैं। और अगर हमने मुख्यमंत्री को ही इसके लिए जिम्मेदार बताया तो वो भी सोचने की बात है कि मुख्यमंत्री हैं कैसे, उनके पास कितनी सीट हैं जिनके लिए वो मुख्यमंत्री हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया किसने है, उनके ऊपर भी चोट है। अगर मुख्यमंत्री अपने पैरों पर खड़े होकर मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं और गलती कर रहे हैं फिर भी उनको शाबाशी दी जा रही है तो चोट किस पर है? आप जरा सोच कर देखें। लाडला किसका है? हाँ, किसके लाडले हैं? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि डाटा कलेक्ट करके उसे विधानसभा चुनाव में आप लोग इस्तेमाल करें? तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, जरा आप ही जनता को उजागर कर दें। जो डाटा हमने कलेक्ट किया
उसको कैसे हम विधानसभा क्षेत्र, पता तो चले कि कितने वोटर्स आपके हैं, कितने कोर वोटर्स हैं आपके भी। आप हम तो भी 1 करोड़ हस्ताक्षर के बारे में बात कर रहे हैं ना। आपको मालूम है कि जब हमारी पार्टी बनी थी 2 अक्टूबर को, तब हमारे संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? 1 करोड़ 7 लाख। तो हम कहीं दूर नहीं जा रहे हैं, हम तो उनके पास ही जा रहे हैं जो हमारे साथ पहले से ही हैं। और ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि हम 7 करोड़ जो सारे वोटर्स हैं बिहार में, उन सब का सिग्नेचर लाएंगे। एक अंतिम सवाल ले लें, ऑपरेशन सिंदूर को जनस्वराज कैसे देखते हैं? हमने पहले भी कहा है, पार्टी की तरफ से भी कहा है, प्रशांत किशोर जी ने भी कहा है कि जो हमने झेला है, इतने सालों से जो हमने झेला है, पड़ोसियों ने हमारे ऊपर जो अत्याचार किया है, उसको हमने बहुत हद तक सहते हुए उनको समझाने की कोशिश की है। जब एक हद पार कर गई है तो हमें उनके खिलाफ एक्शन लेना जरूरी हो गया है। हम जन स्वराज पार्टी की तरफ से सरकार के हर उस कार्य का समर्थन करते हैं जो हमारे देश की रक्षा और हमारे नागरिकों के सम्मान की रक्षा के लिए उठाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से ऑपरेट हुआ है, उसके लिए हम अपने आर्म्ड फोर्सेस को भी अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे और उनसे ये भी उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले समय में वो इसी तरह हमारी सरहदों की रक्षा करते रहें और हमारे नागरिकों की रक्षा करते रहें। आज भी जारी है और लगातार इंडियन आर्मी रिटेलिएट कर रही है पाकिस्तान को, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैंने उसकी प्रतिक्रिया तो दे दी है। अगर आपके पड़ोसी आपके ऊपर पत्थर बरसाते रहे थे, कितने दिन तक आप सहेंगे? जब सहने की सीमा पार हो जाएगी तो आप एक्शन तो लेंगे ना। पहले अटैक में 9 सेंटर्स को डैमेज किया गया, लेकिन पाकिस्तान तो ऐसे सेंटर्स से भरा हुआ है। तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उन सारे सेंटर्स को जहां आतंकवादी ट्रेन किए जाते हैं, उनको खोजें और खोज कर उनको ध्वस्त करें। स्वराज की सरकार आएगी तो उसका दारू चालू होगा। अभी भी गरीब आदमी ज्यादातर जेल में है, लेकिन जब चालू हो जाएगा तो गरीब आदमी ज्यादातर पी के रोड पे घूमते रहते हैं। इस पर आप ऐसा क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हम केवल शराबबंदी हटा देंगे और कानून व्यवस्था को सही कर देंगे। अगर शराबबंदी इतनी ही खराब चीज़ थी तो बाकी राज्यों में भी होनी चाहिए थी। यहाँ की सरकार चूंकि उनकी कानून व्यवस्था एकदम गई गुजरी है, ख़त्म है, इसलिए वो अपनी कमज़ोरी को छिपाने के लिए शराबबंदी लगा रहे हैं।